अगर संस्कृत भारत की सबसे पुरानी भाषा है तो इसके आर्कियोलॉजिकल प्रमाण क्यों नहीं मिलते? हम कब तक संस्कृत ग्रंथों को अपौरुषेय और संस्कृत भाषा को देववाणी कहकर संस्कृत के इतिहास को एक रहस्यमयी पर्दे में छुपाते रहेंगे? और यदि हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो क्या पाली, प्राकृत और तमिल जैसी भाषाओं को संस्कृत भाषा से प्राचीन मान लेना चाहिए? आखिर कोई न कोई कारण तो अवश्य होगा जो भाषाविद संस्कृत भाषा को इतनी पुरानी भाषा मानते हैं, और ये कारण हमें मिलता है दुनिया के सबसे पुरानी लिटरेचर ज़ेंद अवेस्ता में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 108 में स्वागत है। साथियों, जब हम बात करेंगे ज़ेंद अवेस्ता की, जो एक पारसी धर्म का ग्रंथ है, और अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें इसमें सनातन धर्म और ऋग्वेद की झलक देखने को मिलती है। हम ज़ेंद अवेस्ता और ऋग्वेद में मिलने वाली सिमिलरिटीज को देखेंगे, उनमें जो डिफरेंसेस हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, जिससे हमें संस्कृत भाषा की एंटिक्विटी के विषय में पता चले। तो साथियों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। साथियों, इससे पहले कि इस विषय पर बात की जाए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाषा और लिपि में अंतर क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोग प्रश्न उठाते हैं कि अगर संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है, बहुत प्राचीन भाषा है, तो इसकी लिपि कहाँ गई, ये किस लिपि में लिखी जाती थी। तो सबसे पहले हम भाषा को समझते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा एक माध्यम है जिससे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को ट्रांसफर करते हैं, दूसरे को समझाते हैं। और भाषा को अगर देखा जाए तो ये कुछ साउंड्स होते हैं। ये साउंड्स जब हम बोलते हैं या फिर हम करते हैं तो ये हमारे दिमाग में या दूसरे व्यक्ति के दिमाग में कुछ सेंस बनाते हैं। जैसे अगर मैं किसी से बोलता हूँ आम, तो उसके दिमाग में आम यानी कि मैंगो आ जाता है। बस यही भाषा है। आपके साउंड से, आपके एक्शन से अगर दूसरे के दिमाग में कोई चीज आ जाती है, वो समझ जाता है कि आप क्या कह रहे हैं, कम्युनिकेशन हो जाता है, तो उसे ही भाषा कहते हैं। अब जो हम साउंड करते हैं अपने मुंह से, उसको अगर हम लिखना चाहें, उसको हम लिखित रूप में कहीं रखना चाहें, तो हमें क्या होता है, हर एक साउंड के लिए, हर एक सिलेबल के लिए एक सिंबल बनाना होता है, और फिर उस सिंबल को लिखकर हमें पता चलता है कि ये बात बोली गई थी। तो ये जो सिंबल्स होते हैं इनको लिपि कहा जाता है। अब जो भाषा होती है ये किसी लिपि से जुड़ी नहीं होती है। भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जा सकती हैं। जैसे जनरली हम क्या करते हैं, हम जो हिंदी लिखते हैं क ख ग, ये हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, लेकिन हम इसको इंग्लिश अल्फाबेट में भी लिख सकते हैं। आप देखते होंगे अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या नॉर्मल एसएमएस करते हैं तो हम ज्यादातर समय क्या करते हैं, हम जो हिंदी बोल रहे होते हैं उनको हम अल्फाबेट की मदद से लिख रहे होते हैं। तो हमारी लिपि तो बदल गई, लेकिन हमारी भाषा नहीं बदलती है। और ये केवल हिंदी भाषा के साथ नहीं है। अगर आप इंग्लिश भाषा भी देखें तो आप इंग्लिश भाषा को भी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई एम अ बॉय, तो हम ये देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं। तो अब जब बात संस्कृत भाषा की आती है, तो अगर हम ये प्रश्न करें कि संस्कृत की लिपि क्या थी, तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं रहता है। इस प्रश्न का कोई सेंस नहीं है। अगर मैं चाहूं तो संस्कृत को ब्राह्मी लिपि में भी लिख सकता हूं, और आपकी स्क्रीन पर मैंने अपनी टीम की मदद से संस्कृत भाषा को ब्राह्मी लिपि में लिखकर दिखाया है। तो भाषा और लिपि में कोई खास संबंध नहीं होता है। वो समय के अनुसार लिपियां बदल भी सकती हैं, भाषा वही रह जाती है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट देखना चाहिए वो ये है कि वैदिक काल में संस्कृत भाषा को लिखने की प्रथा हमें इतनी नहीं मिलती है। मुख्यतः चूंकि वो कविताओं के रूप में, श्लोक के फॉर्म में, वर्सेस के फॉर्म में लिखी जाती थी, इसलिए हम उसको बोलते थे और जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते थे। और इसीलिए आप देखें तो वेदों के साथ वेदांग पढ़ाए जाते थे जो उन साउंड्स को प्रिजर्व करते थे कि इसी तरह से ये चीजें बोली जाए। अगर बोलने में दिक्कत होगी तो पूरा का पूरा भाषा जो है, पूरे के पूरे वेद बदल जाएंगे। तो जो भाषा थी वो मुख्यतः मौखिक थी, लेकिन जो लिखित रूप से भी प्रारंभ हुई होगी, जब हम लिखना प्रारंभ किए होंगे तो सबसे पहले हमने देखा है कि हम ताड़ पत्रों पर लिखते थे, हम पत्तों पर लिखते थे, और उनका प्रिजर्व रह पाना इतने सालों तक, लगभग 4000-5000 सालों तक, ये बहुत असंभव सा लगता है। अब अगर आपके माइंड में ये चीजें क्लियर हो गई हो कि भाषा का लिपि से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए संस्कृत भाषा की अगर हम लिपि ढूंढने जाएंगे तो एक बहुत मीनिंगलेस बात होगी। और अगर दूसरा हम ये ढूंढे कि हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, खासकर अगर हमें कोई स्क्रिप्चर मिल जाए जिसकी डेटिंग हम करें और हमें पता चल जाए कि ये बहुत पुरानी भाषा है, तो इसकी भी संभावना बहुत कम है। लेकिन फिर वो कौन से एविडेंसेस हैं जिनके आधार पर संस्कृत भाषा को पाली और प्राकृत भाषाओं से पुराना माना जाता है? आइए उनको देखते हैं। अब साथियों, अगर हम देखें तो संस्कृत भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद। और अगर हम ऋग्वेद के विषय में जान जाएं कि ऋग्वेद की क्या डेटिंग रही है, ऋग्वेद कितना पुराना है, तो हमें संस्कृत भाषा की भी प्राचीनता के विषय में पता चल जाएगा। और जब हम ऋग्वेद की तुलना ज़ेंद अवेस्ता से करते हैं तो इसके विषय में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऋग्वेद 10 मंडलों से बना है, यानी ऋग्वेद का जो पूरा ज्ञान है उसको 10 मंडलों में बांटा गया है, और इसीलिए निरुक्त में इसे दशतई भी कहा जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 10
मंडल है वो एक क्रोनोलॉजी में नहीं लिखे गए हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि पहला मंडल पहले लिखा गया होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो इस तरह से क्रोनोलॉजी नहीं हुई है। इस पर जब भाषाविदों ने, हिस्टोरियंस ने रिसर्च की तो ये पता चला कि जो बीच के 2 से 7 तक के मंडल हैं, इनको फैमिली मंडल कहा गया है। इन्हें ऋषि मंडल भी कहते हैं और ये सबसे पुराने मंडल हैं जिन्हें सबसे पहले लिखा गया था। और हिस्टोरियन श्रीकांत तलगेरी जी के अनुसार 2 से 7 में जो 5वां मंडल है वो सबसे नया मंडल है, यानी 2, 3, 4 और 6 और 7 ये पहले लिखे गए हैं, 5वां उसके बाद लिखा गया है और फिर उसमें 8वां और 9वां मंडल जोड़ा गया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे लेटेस्ट मंडल है, वो सबसे बाद में लिखे गए हैं। तो इन सब रिसर्च और स्टडीज के बाद ऋग्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। एक को ओल्ड बुक कहा जाता है और एक को न्यू बुक कहा जाता है। ओल्ड बुक में क्या क्या है? 2, 3, 4, 6 और 7, और वहीं न्यू बुक को हम देखते हैं जो बाद में लिखे गए हैं, उसमें पहला, 5वां, 8वां, 9वां और 10वां मंडल है। और श्रीकांत तलगेरी जी के ही अनुसार ये जो पूरा का पूरा ऋग्वेद है, इसके जो 10 मंडल है, ये लगभग 2000 BC तक लिखे जा चुके थे। उसके 300-400 साल बाद भी 10वें मंडल में कुछ ना कुछ मंत्र जोड़े गए हैं। इसीलिए हम ऋग्वेद के 10वें मंडल को ऋग्वेद का अपेंडिक्स भी कहते हैं। और अगर आप 10वें मंडल को पढ़ेंगे तो इसी कारण से आपको 10वें मंडल में संस्कृत की जो आधुनिक फॉर्म थी, यानी कि नवीन संस्कृत आपको देखने को मिलती है, वो प्राचीन संस्कृत देखने को नहीं मिलती। और दूसरा बड़ा एविडेंस जिसके कारण ये माना जाता है कि पहला और 10वां मंडल बाद में लिखा गया है, वो ये है कि उनमें जो सूक्तों की संख्या है, सूक्त मंत्रों के समूह को कहते हैं, यानी अगर आप कहें तो मंत्रों की जो संख्या है वो पहले मंडल और 10वें मंडल में बहुत ज्यादा है। वहीं अगर आप दूसरे मंडल से 9वें मंडल को देखेंगे तो मंत्रों की संख्या कम है। पहले मंडल और 10वें मंडल में मंत्रों की संख्या ज्यादा है, जिससे हमें यह भी पता चलता है कि ये मंत्र बाद में जोड़े गए हैं। तो आपको ऋग्वेद के जो अलग अलग वॉल्यूम्स हैं उनके बीच की क्रोनोलॉजी समझ में आई होगी। पहले बता देना इंपॉर्टेंट था क्योंकि अब जो हम जानने वाले हैं उसमें ये काम आने वाला है। अब हम संस्कृत भाषा का कंपैरिजन अवेस्तन लैंग्वेज से करने वाले हैं और इसमें प्रेजेंट डे ईरान में एक मितानी इंस्क्रिप्शन मिला था जिस पर अवेस्तन लैंग्वेज थी। और जब उस लैंग्वेज की स्टडी की गई तो ये पाया गया कि ये संस्कृत से बहुत सिमिलर लैंग्वेज है और बहुत लोगों ने क्लेम किया कि अवेस्तन एक इंडो ईरानियन लैंग्वेज है जो बाद में चलकर संस्कृत में डेवलप हुई थी। तो इसी को लेकर अलग अलग मत बने। बहुत से लोगों का मानना था कि अवेस्तन से ही संस्कृत बनी है, इसलिए अवेस्तन पहले आई है और संस्कृत बाद में। लेकिन जब बाद में इस पर स्टडी की गई, विशेषकर जो श्रीकांत तलगेरी जी की स्टडी है, उसमें वो ये पाते हैं कि अवेस्तन के जो वर्ड्स हैं वो ऋग्वेद के लेटर बुक से, यानी जो नई बुक्स हैं, जो कि पहली है, 5वीं है, 8वीं है, 9वीं है और 10वीं है, उनमें ये वर्ड्स मिलते हैं। लेकिन जो पुरानी बुक्स हैं, जो हमने 2 से 7 की बात की थी, 5 को छोड़कर, वो जो ओल्ड बुक्स हैं उनमें ये अवेस्तन के वर्ड्स नहीं मिलते हैं। इसका मतलब है कि संस्कृत से अवेस्तन आई है, न कि अवेस्तन से संस्कृत। तो आइए इसके प्रमाणों को गहराई से समझते हैं। साथियों, आज जब लगभग सभी सभ्यताएं समाप्त हो चुकी हैं, तब भी हमारे बीच में वैदिक सभ्यता उपस्थित है। हम टेक्नोलॉजी और साइंस में बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन जब भी बात उठेगी अस्तित्व को समझने की, तब हम आशा भरी नजरों से वेदों और उपनिषदों की तरफ देखते हैं, क्योंकि इन ग्रंथों की शिक्षाएं हमें ज्ञान के माध्यम से जीवन के बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ाती हैं। और इन्हीं शिक्षाओं को, दर्शनों को, उपनिषदों को हम अपने शिक्षणम ऐप पर पढ़ाते हैं। शिक्षणम ऐप पर 50,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी जुड़ चुके हैं और दैनिक रूप से ज्ञानार्जन के साथ साथ संस्कृत भाषा को भी सीखते हैं। और हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनका लाइफ टाइम के लिए आपको एक्सेस मिलता है। और स्टडी करते समय अगर आपके कोई प्रश्न होते हैं, कोई समस्या आती है, तो उनको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और कम्युनिटी फोरम के माध्यम से सॉल्व भी किया जाता है। साथियों, आप लगातार हाइपरकोर्स को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमने आपके लिए एक स्पेशल कूपन कोड HYPER15 की भी व्यवस्था की है। इस कूपन कोड की मदद से आप हर एक कोर्स पर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा जाएंगे। ये कूपन कोड केवल आपके लिए है जो हमारे लॉयल व्यूअर्स हैं। तो आज ही जुड़े, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथियों, अब आइए अवेस्ता और ऋग्वेद में जो सिमिलरिटीज हैं और जो डिफरेंसेस हैं उनको देखते हैं। तो साथियों, अगर हम ऋग्वेद और अवेस्ता में एक रिलेटिव क्रोनोलॉजी पर स्टडी करें, मतलब कि कौन पहले लिखा गया, इसको जानने का प्रयास करें, तो हम कई तरह से कर सकते हैं। उसमें हम लिंग्विस्टिक एनालिसिस भी कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल भी जो हमारे पास एविडेंसेस है उसको भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लिंग्विस्टिक एनालिसिस पर फोकस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम भाषागत शैली के आधार पर यह देखने का प्रयास करते हैं कि ऋग्वेद और अवेस्ता एक जैसे ग्रंथ क्यों माने जाते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि ऋग्वेद में ओल्ड बुक्स भी हैं, न्यू बुक्स भी हैं, यानी जो पुराने मंडल हैं जिनको हम ऋषि मंडल या फिर वंश मंडल कहते हैं, और कुछ नए मंडल हैं जिनकी हमने चर्चा की थी। तो जब हम पुराने मंडलों को देखते हैं, ऋषि मंडल को देखते हैं, तो वहां पर जो हमें नाम मिलते हैं लोगों के, वो थोड़े सिंपलर हैं, यानी कि वहां पर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग ज्यादा दिखता है। अब उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग वो छोटे से पद होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं और उस शब्द की मीनिंग
मीनिंग बदल देते हैं। जैसे कि अप एक उपसर्ग है, जैसे यश शब्द है तो यश में जब अप लगता है तो अपयश बन जाता है। मान शब्द है तो मान में जब अप लगता है पहले तो अपमान बन जाता है। और अप क्या है, एक निगेटिव सेंस बनाता है। मान का मतलब होता है मान सम्मान, लेकिन उसके साथ जब अप लगता है तो अपमान यानी इंसल्ट बन जाता है। तो ऐसे उपसर्ग पहले लगते हैं शब्द के और उसकी मीनिंग बदल देते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में लगते हैं, शब्द के बाद लगेंगे और उसकी मीनिंग बदल देंगे। जैसे एक आयन प्रत्यय है तो जब उत्तर में लगता है तो उत्तरायण बन जाता है, दक्षिण में लगता है दक्षिणायन बन जाता है। ऐसे बहुत ढेर सारे प्रत्यय उपसर्ग आप हिंदी और संस्कृत भाषा में जरूर पढ़े होंगे। तो साथियों, जब ऋग्वेद के पुराने मंडलों में देखा गया तो वहां पर उपसर्ग ज्यादा मिले, प्रत्यय कम मिले। अब अगर उपसर्गों पर स्टडी की जाए तो ये जो उपसर्ग हमें दिखते हैं इनमें भी कुछ उपसर्ग बहुत कॉमन है, जैसे कि सुउपसर्ग। सुउपसर्ग से हमें कई नाम मिलते हैं, जैसे सुदास हो गया, सुमीण हो गया या फिर सुहोत्र हो गया। ये हमें ऋग्वेद के जो पुराने मंडल हैं उनमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसे ही कॉमन उपसर्ग है देव, या फिर कहीं कहीं दिव भी दिखता है। अगर आप ऐसे नामों को देखें तो जैसे देववात हो गया या दिवोदास हो गया या देवश्रवा हो गया, तो ऐसे नाम भी ऋग्वेद के जो पुराने मंडल हैं उनमें ज्यादा मिलते हैं। ऐसे एक पुरु उपसर्ग है। पुरु का मतलब होता है बहुत ज्यादा संख्या में, मेनी, और पुरु से भी आप देखेंगे तो बहुत ढेर सारे नाम मिलते हैं, जैसे पुरुपंथा या पुरुमीढ़। ऐसे हमें एक विश्व उपसर्ग दिखता है जिसका भी प्रयोग ज्यादा हुआ है, जैसे हम विश्वामित्र नाम देखते हैं। ऐसे एक प्रा उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना या फॉरवर्ड के सेंस में लिया जाता है। अगर आप प्रा को देखेंगे तो प्रा से भी बहुत ढेर सारे नाम मिलते हैं, जैसे प्रतर्दन या प्रतृद। तो इस तरह के नाम हमें जो पुराने मंडल हैं ऋग्वेद में उसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि उपसर्ग जो है वो ज्यादा यूज होते थे, प्रत्यय इतना यूज नहीं होते थे। अब जब हम अवेस्तन लैंग्वेज में आते हैं या जिंदा अवेस्ता को पढ़ते हैं तो हम क्यों बोलते हैं कि ये ऋग्वेद से ज्यादा सिमिलर है? क्योंकि ये लैंग्वेजेस सिमिलर दिखती हैं। अगर हम सिमिलरिटीज को ढूंढने जाएंगे तो ये सारे के सारे उपसर्ग जो मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे उपसर्ग अवेस्तन लैंग्वेज में भी दिखते हैं, बस थोड़ा सा साउंड में डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर सु उपसर्ग है तो वो अवेस्तन लैंग्वेज में हु उपसर्ग बन जाता है। कहीं कहीं हु भी कहते हैं, कहीं कहीं हाउ भी कहते हैं। ऐसे ही जो हमारे यहाँ देव उपसर्ग है या दिव उपसर्ग है वो अवेस्तन में दई उपसर्ग बन जाता है। ऐसे ही जब आप पुरु को देखेंगे तो वहां पर वो पौरु बन जाता है, और यहाँ का जो विश्व है वो अवेस्तन लैंग्वेज में विस्प बन जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो ऋग्वेद की पुरानी किताबें हैं उनमें जो हमें उपसर्ग मिलते हैं वो हमें अवेस्तन लैंग्वेज में भी मिलते हैं। और इसी कारण से कि हो सकता है कि जो ऋग्वेद है और जो अवेस्ता है ये एक ही ग्रंथ हो या एक ही ग्रुप ने अलग अलग जाकर लिखे हों, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, तो हो सकता है एक ही समय में लिखे हुए दो ग्रंथ हों। लेकिन जब ये क्यूरियोसिटी हमारे मन में आई कि क्या अवेस्ता और ऋग्वेद साथ में लिखे गए थे, एक ही ग्रुप द्वारा लिखे गए थे जो अलग अलग हो गए, या फिर एक ही ग्रुप था जो पहले अलग हो गया लेकिन जो थॉट प्रोसेस था उसको लेके अलग हुआ और बाद में इन दोनों ग्रंथों की रचना हुई। तो इस पर बाद में फिर रिसर्च किया जाने लगा कि ऋग्वेद पहले लिखा गया है या फिर अवेस्ता। अब इस रिसर्च को हम समझते हैं। अब साथियों, जब ऋग्वेद और अवेस्ता की बात होती है तो चूंकि इसमें कुछ सिमिलरिटीज दिखती है, कंटेंट में भी दिखती है और लिंग्विस्टिक स्टाइल में भी दिखती है, इस वजह से बहुत से लोगों को लगता है कि जो आर्य और ईरानी थे ये दोनों कहीं साथ में रहते होंगे और बाद में जब अलग अलग हो गए तो सेम थॉट प्रोसेस को अलग अलग जगह पर ले गए और अपने अपने ग्रंथों की रचना की, इसीलिए इतनी ढेर सारी सिमिलरिटीज दिखती हैं। लेकिन यहाँ पर जब रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि जो ऋग्वेद की पुरानी पुस्तकें हैं, जो मैंने बताया पुराने मंडल है, ऋषि मंडल है, जो वंश मंडल है, उनकी जो लिंग्विस्टिक स्टाइल है उनमें जो बहुत सी चीजें मिलती हैं वो हमें अवेस्ता में नहीं मिलती हैं। यानी कि ऋग्वेद की जो अर्ली बुक्स हैं वो अवेस्ता की अर्ली बुक से मैच करनी चाहिए थी, और जो अवेस्ता की लेटर बुक्स हैं वो ऋग्वेद की लेटर बुक से मैच करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी सिमिलरिटीज हमें देखने को नहीं मिलती है। तो जब स्टडी की गई तो ये पाया गया कि जो ऋग्वेद के पुराने मंडल में मिलने वाली लिंग्विस्टिक स्टाइल है या उपसर्ग है जो हमें ऋग्वेद के बाद के मंडलों में नहीं मिलते हैं वो हमें अवेस्ता में भी नहीं मिलते। जैसे एग्जाम्पल के लिए मीढ़ हो गया या फिर होत्र हो गया, ये दो ऐसे नेम एलिमेंट्स हैं जो हमें ऋग्वेद के पुराने मंडलों में तो मिलते हैं लेकिन नए मंडल में नहीं मिलते। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें अवेस्ता में भी नहीं मिलते। और अगर ऋग्वेद की लेटर बुक्स में ये हमें मीढ़ और होत्र मिलेगा भी तो ये ओल्ड बुक्स को रिफर करते हुए मिलता है या फिर ओल्ड बुक्स का ही कंटिन्यूएशन मिलता है, कुछ नई चीजें इससे हमें नहीं मिलती हैं। वहीं जब और स्टडी की गई तो ये पाया गया कि जो चीजें हमें ऋग्वेद के लेटर मंडल में मिलती हैं, जो नई पुस्तकों में मिलती हैं, वो हमें अवेस्ता में देखने को मिलता है, और वो भी अवेस्ता की पुरानी पुस्तकों में। यानी ऋग्वेद की जो नई पुस्तकों की बातें हैं, जो नई पुस्तकों की लिंग्विस्टिक स्टाइल है, वो हमें अवेस्ता की पुरानी पुस्तकों में मिलता है। यानी ऋग्वेद
का जो बाद का भाग है वो अवेस्ता के प्रारंभिक भाग से मैच करता है। इसको लेकर श्रीकांत तलगेरी जी ने अपनी पुस्तक द ऋग्वेदा एंड द अवेस्ता में 100 से भी ज्यादा नेम एलिमेंट्स लिस्ट किए हैं जो हमें अवेस्ता की पुरानी पुस्तकों में मिलता है और ऋग्वेद की नई पुस्तकों में, और ये ऋग्वेद के पुराने पुस्तकों में नहीं मिलते हैं। कुछ एक आध एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे एक या एवा, ये आपको ऋग्वेद के नए मंडलों में दिखेगा, और अगर आप अवेस्ता में जाएंगे तो ये वहां पर अयु हो जाता है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो जो पोस्ट ऋग्वैदिक हमारे ग्रंथ हैं या फिर वेदों के जो लेटर पार्ट्स हैं उसमें हमें एक प्रत्यय देखने को मिलता है आयन, ये आपको उपनिषदों में भी देखने को मिलेगा। ये जो आयन प्रत्यय है, अगर आप इससे देखेंगे तो बहुत ढेर सारे नाम हमें देखने को मिलेंगे, जैसे अश्वलायन, नारायण, यामायन, उक्षणायन या फिर दाक्षायनी। तो इस तरह से हमें आयन प्रत्यय जो है ये पोस्ट ऋग्वैदिक काल में या वेदों की जो नई पुस्तकें हैं उनमें हमें बहुत देखने को मिलता है। और अगर आप अवेस्ता को देखेंगे तो वहां पर ये जो आयन है ये हमें फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आयन है वो वहां पर अन या अयन बन जाता है। जैसे वहां पर बहुत ढेर सारे शब्द आपको मिलेंगे, जैसे अजबन हो गया, अष्टोकान हो गया, इनमें हमें अन या अयन प्रत्यय देखने को मिलता है जो संस्कृत में आयन या आयन है। तो साथियों, अभी तक जितने भी लिंग्विस्टिक एविडेंसेस मैंने आपके सामने रखे हैं उससे ये सिद्ध होता है कि जो अवेस्ता है वो ऋग्वेद की जो नई पुस्तकें हैं, जो लेटेस्ट पुस्तकें हैं, जो लेटर बुक्स हैं, उनके कंटेम्प्रेरी है, ना कि ओल्ड बुक्स के। तो इससे हमें पता चलता है कि ऋग्वेद अवेस्ता से भी पुराना है और वो द मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्चर है। और साथियों, इस स्टडी से दो चीजें पता चलती हैं। पहला तो ये कि चूंकि अवेस्ता को हिस्टोरियंस 1500 बीसी के आसपास का रखते हैं, तो चूंकि अवेस्ता 1500 बीसी के आसपास का है तो ऋग्वेद उससे तो पुराना जरूर होगा, और इसीलिए संस्कृत भाषा एक प्राचीन भाषा मानी जाती है। वो इस ज्ञान को वहां पर ले जाकर फिर से लिखे होंगे। और दूसरी चीज जो हमें दिखती है कि ऋग्वेद का जो लेटर पार्ट है, जो नया भाग है, वो अवेस्ता के प्रारंभिक भाग से मैच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कला थी लिखने की, ये जो हमारे थॉट प्रोसेस था, ये भारत से ईरान की तरफ गया, ना कि ईरान से भारत की तरफ आया। यहाँ पर लोगों ने लिखा होगा, यहाँ से कुछ लोग बाहर गए होंगे और इस थॉट प्रोसेस को बाहर जब तक लेके गए उसमें जो समय बीता, इससे जो शैली थी उसमें भी चेंज आया। इसलिए दोनों का जो प्रारंभिक भाग है वो मैच नहीं करता है, लेकिन जो अवेस्ता का प्रारंभिक भाग है वो ऋग्वेद के अंतिम भाग से मैच करता है, जो संस्कृत से अवेस्ता के फ्लो का एविडेंस है। साथियों, श्रीकांत तलगेरी जी की जो पुस्तक है द ऋग्वेदा एंड द अवेस्ता, इस पुस्तक ने हमारी रिसर्च में बहुत हेल्प की है। ये पुस्तक लगभग 300 पेजों की है, उसको 20 मिनट में बता पाना असंभव है, लेकिन अगर आपको और भी इसको डिटेल में समझना है तो आप इस पुस्तक को रिफर कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ऋग्वेद और अवेस्ता के विषय में पता चला होगा, और जो संस्कृत को प्राचीन भाषा कहा जाता है उसके पीछे के क्या रीजंस हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। साथियों, अगर आपको संस्कृत भाषा सीखनी है, उपनिषदों को पढ़ना है, दर्शनों का ज्ञान लेना है, तो आप हमारे शिक्षणम ऐप से जुड़कर इस ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। और अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और परिवारजनों में भी साझा करें, जिससे इस प्रकार का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको किन विषयों पर और भी वीडियोस चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। हमने अपने चैनल पर संस्कृत भाषा से रिलेटेड, आर्यन इन्वेजन थ्योरी से रिलेटेड और इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड बहुत ढेर सारी वीडियोस बनाई है, तो आप उनको भी देखकर बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। साथियों, इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।